हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता हूं मैथ्स से रिलेटेड। चाहे वो क्लास 9, 10th, 11th, 12th कुछ भी हो, मैं करता रहता हूं। अब आपके सामने एक स्क्रीन है जिसमें आपको मेरे चैनल का लोगो, मेरे चैनल का नाम दिखाई दे ही रहा होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, और फिर मैं आपको ले चलता हूँ एक दूसरी दुनिया में, जिसमें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ रेलिवेंट एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th। कुछ एमसीक्यूज़ आपके बिल्कुल सामने हैं, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। हमें ये बताना है कि जब हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या आता है। तो चलिए हम इसको करते हैं। 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 36 ज़ा 72, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, आगे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आप देख पा रहे हो, 2 4 बार आया और 3 2 बार आया। इसका मतलब ये होता है कि 144 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 2 की पावर कितनी है, 4। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताना है। एक्सपोनेंट का मतलब ही पावर होता है। हमें पावर ऑफ 2 बतानी थी। कितनी पावर है, 4। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या कुछ भी आपको लगता है इस तरीके का इशू, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, बार बार लूप में भी देख सकते हैं। पॉज करके भी आप क्वेश्चन को आंसर के साथ नोट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 1200। दो नंबर्स है हमारे पास जिनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, बस ये बोला गया है कि उनका एलसीएम 1200 है, 1200। और हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि एचसीएफ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा एक फैक्टर होता है एलसीएम का। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है। वेन एवर वी डिवाइड एलसीएम बाय एचसीएफ, देन वी गेट ज़ीरो एज रिमाइंडर। इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको। जब कभी भी हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, अब एक एक करके हम चारों ऑप्शंस देखेंगे, ए बी सी डी, और 1200 को डिवाइड करेंगे चारों ऑप्शन से, और देखेंगे कि ज़ीरो रिमाइंडर कब आ रहा है। देखिए, ऑप्शन ए की बात करते हैं। 1200 को जब हम 600 से डिवाइड करेंगे तो दो ज़ीरो से दो ज़ीरो तो वैसे ही कैंसिल हो गए, और हमको पता है 6 की टेबल में 12 आता है 2 पर। 6 की टेबल में 12 आता है 2 पर, और रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है 1200 डिवाइडेड बाय 500। दो ज़ीरो से दो ज़ीरो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। क्या 5 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। इसके बाद डेसिमल लगा के सॉल्व करना नहीं है हमको, हमको सिर्फ रिमाइंडर चेक करना है। जो क्वोशिएंट होता है हमारा, वो एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में आना चाहिए। ओके, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2, और ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं आया। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है 500, वो कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। फिर भी मैं आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, ऑप्शन सी जो है वो है हमारे पास 400। जब हम 1200 को 400 से डिवाइड करेंगे, दो ज़ीरो से दो ज़ीरो तो कैंसिल ही हो जाएंगे, और 4 की टेबल में 12 कब आता है, 4 3 ज़ा 12, और रिमाइंडर फिर से कितना आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब 400 उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो सकता है। अब फिर से हम 1200 को ऑप्शन नंबर डी जो कि है 200, उससे डिवाइड करेंगे। दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल,
और 2 की टेबल में 12 हमको पता है 6 पर आता है। इसका मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0। सिर्फ ऑप्शन बी ही ऐसा है 500 जो कि कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता एलसीएम का। मतलब 500 कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता दोनों नंबर्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 एंड 7। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़। नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ का मतलब समझिए। सबसे पहले कभी अगर लिखा हो 50 तो यहाँ पे एक ही ज़ीरो है। अगर कभी लिखा हो 200 तो 2 ज़ीरो है हमारे पास। कभी लिखा हो 3000 तो लगातार ज़ीरोज़ कितने हैं, 3। कभी लिखा हो 40,000 तो लगातार ज़ीरोज़ कितने हैं, 4। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ 1 है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ 2 हैं, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ 3 हैं और यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ 4 हैं। नंबर ऑफ़ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ का आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फंडा क्लियर होगा अब तक आपको। अब ये ज़ीरो आते कैसे हैं मैं वो समझाता हूँ। ज़ीरो आते कैसे हैं? ज़ीरो यूनिट डिजिट पे तभी आएगा जब किसी भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 है, इसके बाद ज़ीरो तभी आएगा जब मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो नंबर बन जाएगा 50। क्लियर इतना? अब ये 10 बनाने के लिए मेरे को 2 डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो होते हैं 2 और 5। 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 10 बना और एक 10 की वजह से 50 बन गया। सिमिलरली सपोज़ मेरे को 5 के आगे 2 ज़ीरोज़ लगाने थे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 100। 5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 100 कैसे आया होगा ये देखिए आप। अगर हम 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 250 ज़ा 100, 225 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। मतलब 100 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 100 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। लेकिन साथ में एक 5 तो पहले से ही था, इसलिए 5 की पावर 3 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर है 2, 5 की पावर है 3। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 500 आ गया। सिमिलरली हम क्वेश्चन में जो n की वैल्यू गिवन है हम उसको देख सकते हैं। n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है और 7 है। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ तब आएंगे जब ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 5। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 5। इसका मतलब अब कितने ज़ीरोज़ आने वाले हैं, 10 की पावर 3 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 3 ज़ीरोज़ होते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बार बार ऐसे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में ही आएंगे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में n इज़ इक्वल टू 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर या और किसी भी नंबर की पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में करा गया है, आपको बस ये देखना है 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने माना कि एक क्वेश्चन है जिसमें 2 की पावर m दे रखी है और 5 की पावर n दे रखी है। तो नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ इक्वल हो जाता है m के, अगर m लेस देन n होता है तो। और नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ n हो जाता है अगर n छोटा होता है m से। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर और 5 की पावर में जो भी पावर सबसे छोटी हो वही आंसर हो जाता है। जैसे m छोटा है अगर n से तो m आंसर हो गया, अगर n छोटा है m से तो n आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं बड़े प्यार से। देखिए 2 की पावर कितनी लिखी हुई है, 2 की पावर लिखी हुई है 3 और 5 की पावर कितनी लिखी हुई है 4। इन दोनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3। इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आया था जब हमने इसको डिटेल्ड में सॉल्व किया था। क्लियर हो गया होगा अब तक आपको। तो जो छोटी पावर होती है 2 और 5 में से वही ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 196 की। 196 ये रहा, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। इसका मतलब 196 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दो बार आया और 7 भी दो बार आया। क्वेश्चन में बोला गया है सम करो। सम का मतलब होता है प्लस करो। किसको प्लस करो? एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दो। किसके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दो? प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दो। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स थे 2 और 7, इनके एक्सपोनेंट थे 2 और 2। क्वेश्चन में हमसे बोला गया इनको प्लस कर दो, 2 और 2 को प्लस कर दो, कितना आ गया? 4। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 23/2 का स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट इज। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए अब डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट करना है। वैसे ये वाला जो टॉपिक है इस सेशन के लिए डिलीटेड है, इस सेशन के लिए ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन फिर भी बाय चांस आपके स्कूल के एग्जाम्स में पूछ लिया गया या वैसे ही टीचर ने टेस्ट करने के लिए आपसे पूछ लिया तो किस तरीके से करते हैं वो अब हम समझेंगे। देखिए 23/2 का स्क्वायर इंटू 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23/2 का स्क्वायर इंटू 5। इस 2 के स्क्वायर के अंदर दो 2 हैं, तो मैं एक काम करता हूँ इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 2। 2 के स्क्वायर को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 5 अलग से। देखिए दोबारा बता रहा हूँ, 2 के स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 और जो यहाँ पे 5 था वो मैंने अलग से लिखा हुआ है 5। क्लियर इतना? अब ये 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बना देगा? 10। तो ये रहेगा 2 इंटू 10। अब 23/2 करिए, 23/2 करिए, कितना आएगा? 2 11 ज़ा 22, इनको माइनस कर दो, कितना आया? 1। पॉइंट लगाया तो 0, 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब ये होता है 23/2 की वैल्यू होती है 11.5। कितनी होती है? 11.5 अपॉन 10। ये वाला जो 10 था वो मैंने लिखा हुआ है 10। अब इस 10 की वजह से ये जो डेसिमल है ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा अगर मैंने डिनोमिनेटर वाला 10 को गायब करना चाहा तो। एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर वाले 10 को हम गायब करते हैं तो ये बन जाएगा 1.15। एक पॉइंट लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर के 10 को गायब कर रहे हैं तो। अब आप खुद बताइए, पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं? 2। पहला ये है, दूसरा ये है। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं 2। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस बताओ आफ्टर विच, जिसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट। डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस आए? 2। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। लेकिन क्या एग्ज़ाम में इस तरीके से आप बार बार करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे? चलो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ फिर से इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। इसमें आप देखिए जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर कितनी है? 2। 5 की पावर कितनी है? कोई पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब पावर है 1। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, दोनों ही केसेस में पावर मैक्सिमम कब दिखाई दी आपको? पावर मैक्सिमम 1 है, वो छोटी पावर है, और पावर जो है 2 वो मैक्सिमम पावर है इन दोनों केसेस में। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब डिनोमिनेटर में जब कभी भी 2 की पावर और 5 की पावर जैसा आपको कुछ दिखे तो उसमें आप देखिए मैक्सिमम पावर कौन सी है, जो भी मैक्सिमम पावर होगी वही आंसर हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ आपको, इन डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसा अगर आपको कभी भी दिखाई दे, देन नंबर ऑफ डेसिमल places after which decimal expansion will terminate
इज़ m, वो m होगा अगर इफ़ m बड़ा है n से, और इसका आंसर होगा n अगर n बड़ा है m से। ठीक है, ये तो आप नोट्स में लिख लीजिए, बाकी मैं आपको वैसे समझाता हूँ देसी भाषा में। देखिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, मैक्सिमम पावर कौन सी है 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। सपोज़ यहाँ पे लिखा होता 2 की पावर 2 और 5 का क्यूब, तब आंसर हो जाता 3, क्योंकि 3 मैक्सिमम पावर है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ए है पी क्यू का स्क्वायर, बी है पी का क्यूब और क्यू, और पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर से क्वेश्चन में हमको ये गिवन है। दो नंबर से ए और बी, हमें उनका क्या पता लगाना है, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का तरीका समझिए आप। सबसे पहले एलसीएम में हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। देखिए P और Q हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं, वो A में भी है वो B में भी है। P की मैक्सिमम पावर A में कितनी है 1, B में कितनी है P की पावर 3। P की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है या 3 है 3, तो P का क्यूब लिख दीजिए। मैक्सिमम पावर जो भी होती है उसको लिख दीजिए। ग्रेटेस्ट पावर देखनी है हमको, ग्रेटेस्ट पावर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए A में Q की पावर है 2, B में Q की पावर है 1। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, Q का स्क्वायर या Q की पावर 1, Q का स्क्वायर ऑब्वियसली। इसका मतलब Q का स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका है प्रोडक्ट कर दो, जिस तरीके से हमने पी क्यूब और क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट कर दो। किसको कर दो, ग्रेटेस्ट पावर्स को ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए पी क्यूब और क्यू स्क्वायर, ये है ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 से ही लिंक्ड है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है a इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, बी इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू, a इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और b इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू। और हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड HCF, इन दोनों का HCF पता लगाओ। अब HCF की डेफिनेशन में पहले लिखवा देता हूँ आपको। देखिए HCF में हम करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन, वो प्राइम फैक्टर जो दोनों ही नंबर्स में कॉमन है। फॉर एग्जांपल ए में दो प्राइम नंबर्स थे पी और क्यू, बी में भी दो प्राइम नंबर थे पी और क्यू, तो यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर हो गए पी और क्यू। अब हमें पी और क्यू की कैसी पावर्स देखनी है, स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। ये रहा पी, ये रहा पी का क्यूब। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होती है, पी या पी क्यूब, ऑब्वियसली पी। सिमिलरली क्यू का स्क्वायर और क्यू, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होती है, ऑब्वियसली क्यू। अब हमें इन दोनों का क्या कर देना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कर दिया हमने स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, और यही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी क्यू। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है if two positive integers m and n are expressible in the form of m is equal to p q cube और n is equal to p cube q square, ये हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, अब हमसे पूछ रहा है इनका HCF बताओ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ पे दो प्राइम फैक्टर्स हैं जो कॉमन है,
P और Q M में भी है, P और Q N में भी है। अब हमें देखना है इनमें से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है। P और P क्यूब दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है? P की, तो P लिख दो यहाँ पे। Q का क्यूब और Q का स्क्वायर, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है? Q स्क्वायर की, इसलिए यहाँ पे लिख दो Q स्क्वायर। तो हमारे पास HCF हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, और ये है ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पी क्यू स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भाई HCF बताओ 95 और 152 का, 95 और 152 का HCF बताओ। देखिए, HCF का मतलब होता है एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो। 95 और 152 के बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उन सभी कॉमन फैक्टर्स में से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हमें ये पता लगाना है। तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप सबसे पहले 95 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और 152 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 से डिवाइड हो ही रहा है, तो 5 वन ज़ा 5, 6 7 8 9, नंबर आ गया 4, तो ये बन गया 45, 5 9 ज़ा 45, 19 वन ज़ा 19, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर होता है। अब 152 का भी कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 19 ज़ा 38, 19 वन ज़ा 19। अब देखिए, 95 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1, और 152 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार लिखा गया है इसलिए 2 की पावर 3 इंटू 19 की पावर 1। HCF की एक डेफिनेशन होती थी कि हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। अब देखिए ध्यान से, 95 में दो प्राइम नंबर्स हैं या दो प्राइम फैक्टर हैं 5 और 19, 152 में दो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 19। ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कॉमन है दोनों में, जो 95 में भी आ रहा है और 152 में भी आ रहा है? देखिए कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर है? 19। अब हमें 19 की स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। 19 की पावर 1 ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है वो 19 ही है सिर्फ, तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो, ये भी HCF और LCM से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है कि दो नंबर्स हैं 26 और 169। इसका HCF दे रखा है 13 और हमें LCM पता लगाना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। A और B दो नंबर्स हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वल होता है LCM ऑफ दीज टू नंबर्स A, B इंटू HCF ऑफ दीज टू नंबर्स A, B। इसका मतलब ये होता है कि दो नंबर्स हैं A और B, सबसे पहले आप उनका LCM निकाल लो और उनका HCF निकाल लो, और अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इक्वल हो जाता है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? LCM पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, LCM वाला जो पार्ट है हम उसको इधर एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं LCM, और ये जो HCF है LCM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये HCF उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसलिए AB अपॉन HCF फॉर्मूला हो जाएगा किसका? LCM का। तो हम LCM का फॉर्मूला लिख सकते हैं AB अपॉन HCF, जहाँ पे A और B दोनों नंबर्स होते हैं जिसका LCM और HCF की बात करी जा रही है। यहाँ पे वो दोनों नंबर्स हैं हमारे पास 26 और 169, 26 और 169। तो 26 और 169 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे लिखता हूँ मैं इसको, 26 और 169 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन HCF। HCF कितना दे रखा था हमको? HCF दे रखा था 13, तो यहाँ पे लिख दो 13। 13 की टेबल में 26 कब आता है? 2 पे। अब बेसिकली आपको 169 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं ये लो। 9 2 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 12 और 1 13, 2 1 ज़ा 2 और 3, 338 आ गया इसका आंसर। मतलब वो दोनों नंबर्स A और B जिसका HCF हमको 13 गिवन था, उसका LCM कितना है? 338। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो फाइनली हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं आज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, आप चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए डालते रहूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट बैठता जाए, आप लोगों की रिवीजन होती जाए, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ,
जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करूँगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप इस टाइप की वीडियोस और चाहते हैं, आप कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहते हैं, आप एमसीक्यूज़ चाहते हैं, आप कमेंट करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।